नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रैस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस संडे को हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट और वह मॉक टेस्ट जो आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न उसी प्रकार से आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को ला करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे प्रश्न आएंगे आप उसी तरह से प्रश्न आपको बनाने को मिलेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, जम के तैयारी करें, याद रखें और आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के साथ। तो देखिए, उससे पहले की एक सूचना है, हमारा एसएससी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन बैच आ रहा है आपके लिए लाया है। आपके परिवार में, आपके घर में, क्योंकि आप सभी लोग टीचिंग के बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा जो 12वीं की परीक्षा दिया हो या जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हो, वो धीरे धीरे एसएससी की तैयारी में अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। इस प्रकार हम बच्चे को लाइव क्लास देने जा रहे हैं। 3 घंटे रोजाना क्लासेज होंगी, साथ में स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, बिल्कुल हैंडआउट फॉर्म में जो है कि आप ये कंटेंट फोन पे पढ़ सकते हैं। दूसरा, डेली क्लास टेस्ट भी रहेगी कि हर कक्षा के बाद आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। इसके साथ वीकली भी हम लोग एक असेसमेंट रखेंगे, एक टेस्ट रखेंगे कि जिससे बच्चे ने 1 सप्ताह में जो पढ़ा उसके बाद वो आगे उसने जो जो सीखा समझा उसमें कितना परिवर्तन हुआ। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि आप में कोई रुचि रखता हो तो हमारे नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने यहां उपस्थित है। कह रहा है, एक मनई के दुई बेटवे रहित, एक मनई के दुई बेटवे रहित, ओह मां लोहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मां जवन हमार होरा, लागे थोए तवन हमको देदा। ये किस भाषा का है? हिंदी की किस बोली से यह कहा गया है कि एक मनई के दुई बेटवे रहित, ओ मां लहो अपने बाप से कहिन। तो ये भोजपुरी का है, कन्नौजी का, अवधी का या खड़ी बोली का है? तो देखिए, यह भोजपुरी भाषा में है, जिसकी मातृभाषा भोजपुरी है। जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आप जानते हैं कि जो बच्चे पूर्वांचल की तरफ, इलाहाबाद का जो पूरा इलाका है वो भोजपुरी से भरा पड़ा है। बिहार के कुछ इलाके जो है भोजपुरी भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। तो एक मनई के दुई बेटवे रहे, एक आदमी के 2 बेटे थे। अरे मां वो बहुत लोहार अपने बाप से कही, सो लोहार का बेटा जो कही तो कि दादा धन मां जवन हमार होत है वो हमको दे दो, है ना। तो इस तरह की भाषा का भोजपुरी में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? स्वयंभू ने, देखो भाषा से संबंधित प्रश्न है तो किसे देसी भाषा कहते हैं, मूल प्रश्न यह है। तो अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं? देसी भाषा कहते हैं, क्योंकि जो हिंदी का विकास है, जो हिंदी भाषा आई है उससे जस्ट पहले क्या है? अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा को ही हम क्या कहते हैं? देसी भाषा के रूप में स्वयंभू ने कहा। आचार्य शुक्ल ने इसे अवहट्ट हिंदी के रूप में प्रकाशित किया है। तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौर सैनी से हिंदी का विकास 1000 के आसपास अमीर खुसरो की पहेलियों में हमें मिलती है, दिखाई देती है। तो अगला प्रश्न क्या है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हिंदी का? अच्छा बताओ, हिंदी भाषा का सबसे पहले महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या अवेस्ता में हुआ है? किस भाषा में हुआ है ये जानना है। तो अवेस्ता में सबसे पहली बार क्या है? हिंदी भाषा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा की 5 लक्षण बताए हैं। पहला यही है कि जो ज्यादातर लोगों में संप्रेषण का साधन बन जाए, जो वैज्ञानिक भाषा हो, जो हमारे नैतिक और चारित्रिक विकास में सहयोग करे, जो हमारे क्या हो, हमारी परिचय, हमारी जो अस्मिता की जो पहचान
पहचान करा दे वही हमारी भाषा है। तो इस तरह राष्ट्रभाषा क्या हो सकती है? राष्ट्रभाषा के रूप में हम किसी एक भाषा को भारत में नहीं रखा गया है। राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 के दिन है ना, हिंदी को राजभाषा के 8वीं अनुसूची में स्थान मिला। इस प्रकार ये जान जाते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू? तो सभी लोग जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है, और यही भाषा हमारे राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित है। ज्यादातर वैज्ञानिक लोगों ने हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखें क्या है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बहुत बार जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के बच्चे पेपर देंगे वो अक्सर पूछता है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाए जाने वाली भाषा? तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को हम क्या कहते हैं? देखो, मानक हिंदी कहते हैं। मानक हिंदी आप लोग जानते हैं कि भाषा का जो मानक स्वरूप होता है उसमें व्याकरण, शिक्षण, साहित्य उसके संप्रेषण के प्रयोजन मूलकता के साथ जुड़ जाता है। तो जो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा होती है उसमें हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो आम बोलचाल की भाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो उसे बोलचाल की हिंदी के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें कहां दिखाई देता है? देखो, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा हमें सबसे पहली बार किस जगह पे, हमें किस पुस्तकों में, कहां, किस जगह पे दिखाई देती है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत में? तो आप जानते हैं संस्कृत भाषा सबसे पहले हमें ऋग्वेद के रूप में दिखाई देती है। देखो, जो वेद है वो 4 है, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रयोग हुआ है, और ऋग्वेद के बाद देखो क्या आता है, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आता है। लौकिक मतलब आम बोलचाल की भाषा के रूप में जो लिखा गया था वो क्या था? उपनिषद, रामायण, महाभारत लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा क्या है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा को, यदि कहीं देव भाषा लिखा हो या संस्कृत लिखा हो, संस्कृत को देव भाषा भी हम कहते हैं। तो साहित्य में जो प्रयोग होने वाली भाषा है वो संस्कृत भाषा को देव भाषा के रूप में भी हम लोग क्या है जानते हैं, देव भाषा कहते हैं। अगला है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो हिंदी भाषा है वो भारत की क्या है? देखो, राजभाषा है ना। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। लेकिन भारतवर्ष में आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? भारत, देखो, संप्रेषण में, प्रयोजन में भारत विश्व, जो भारत देश है वहां भारत के 5 सबसे बड़े अखबार हिंदी भाषा में आते हैं, सारे विज्ञापन हिंदी भाषा में आते हैं। भारत में जो कामकाज की भाषा है वो हिंदी भाषा के रूप में होता है, व्यापार की भाषा हिंदी है, लेकिन प्रशासन में आने में अभी समय लगेगा। तो भारतवर्ष में आप हिंदी भाषा को हम किस रूप में रखते हैं? राष्ट्रभाषा के रूप में रखते हैं। लेकिन यह एक द्वैध है कि भारत में जो हिंदी, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो यदि कहीं राजभाषा का प्रश्न आता है, राजकाज की जो भाषा है वहां पर हिंदी क्या है? राजभाषा के रूप में आया है। लेकिन हम हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं? राष्ट्रभाषा के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक शब्दों की पहचान करनी है तो देखो, जहां समूह का पता चल जाए है ना, यहां समूह प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक शब्द जहां नहीं है, लोग, गण, वर्ग, प्रेस है ना, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं जो प्रेस है वह समूहवाचक शब्द नहीं है। जो वर्ग है देखो क्या है, अध्यापकों का एक वर्ग,
या अध्यापक गण या बहुत सारे लोग, ये तीनों क्या है, समूहवाची के रूप में है। जबकि जो प्रेस है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हमेशा से लड़ाई रही है। तो भारतीय प्रेस जानते हैं 30 मई 1930 को, है ना, 30 मई 1926 के दिन जो है उद्दंड मातंड पत्रिका के माध्यम से वही दिन पत्रकारिता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला देखिए कौन सा है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। देखो शब्द है व्यवस्था में आ लगा दें तो अव्यवस्था, आ लगा दें तो अव्यवस्था कोई शब्द नहीं होता, अपव्यवस्था नहीं होता, पर तो यहां पे देखिए अव्यवस्था का अर्थ विपरीत हो जाता है। एक है व्यवस्था और दूसरा है अव्यवस्था, इधर उधर फैला हुआ है। अगला देखिए क्या है कि अगला प्रश्न है निम्न में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। फटाफट बता दो कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। तो यहां देखिए जादूगर में क्या है, गर प्रत्यय जो है र प्रत्यय के रूप में जादूगर, जादू होता है और जादू क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया जादूगर, जादू दिखाने वाला, है ना, और जादू हो गया जो चमत्कार दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय, तो लिपि का मतलब लीपना होता है। जब हम अपने भावों और विचारों को संलेपन कर देते हैं, मतलब लिख करके जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वहां के आधार पर, तो शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्रह्मी लिपि। तो आप जानते हैं कि जो सबसे प्राचीन लिपि है वो क्या है, ब्रह्मी लिपि है। और ब्रह्मी लिपि दो भागों में बढ़ जाती है, कुटिल और शारदा लिपि, उसी से आगे खरोष्टी लिपि, और लिपियों का एक है ना विकास हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो ब्रह्मी लिपि है, भारतीय भाषाओं का विकास उन्हीं से हुआ है, ब्रह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है मेरे बच्चे। तो देखो विभावरी क्या है, तत्सम शब्द है। विभावरी माने होता है रात, और रात तत्सम शब्द के रूप में इसका हिंदी रात हो जाता है। विभावरी माने रात, तत्सम शब्द है। अगला क्या है, उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। निमग्न, नित्य, निर्वाध या निरूपण। निरूपण, तो बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। वो शब्द आपका है नित्य, और नित्य में त या नहीं कोई शब्द होता है, नित्य मूल शब्द के रूप में आ जाता है। और निमग्न, निर्वाध और निरूपण में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट बता दो आप लोग। तो देखा अक लगा हुआ है लेखक में। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो देखो ले, और यहां देखो ख प्लस क, तो इसे छोड़ दो। ख और क को कैसे काटते हैं, ख प्लस अ हो जाता है और क प्लस अ हो जाता है, इसका विभाजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखो इसको जरा थोड़ा सा यहां पे क्या कर देते हैं, आ कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ गया आपका, लेखक बन जाता है। तो अक प्रत्यय, अक देखो यहां पे क्या है, अक प्रत्यय आ गया तो लेखक शब्द बन गया। इस प्रकार से ला को छोड़ देते हैं, क्योंकि ला को काटेंगे ला प्लस ए प्लस अ बन जाएगा, है ना। ला प्लस अ प्लस ए प्लस अ, मतलब जो मात्राओं का ज्ञान है उनसे संबंध, यहां अक प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बन गया, शब्द बन गया लेखक। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखो अशुद्धियां, सर्वनाम की अशुद्धियां हमेशा सवाल परीक्षा में पूछता है। तो यहां देखो क्या है, कौन सा सर्वनाम में अशुद्ध प्रयोग है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अब देखो मैं तेरे को, ये जो तेरे को है यहां पे क्या है, सर्वनाम की अशुद्धि हो गई। वह स्वयं यह नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही वाक्य है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूं, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूं, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ये तीनों वाक्य सही है, लेकिन यहां देखो गलत है। मैं तेरे को, मैं
आपको या मैं तुम्हें, है ना, तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तुम्हें यहां प्रयोग कर सकते हैं। तेरे को यह गलत वाक्य हो जाता है। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। तो यहां पे देखो, जो संबंध, जो परिश्रम करेगा वो सफल हो जाएगा, इसी नाते क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा, जो और सो, वो सफल हो जाएगा। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इस तरह के वाक्यों में जो, सो, तो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना है विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण के रूप में रखते हैं। तो देखो, निपट, निपट क्या है, निपट जाना विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है ना। ओके, अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा क्या है, थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, इसमें थोड़ा क्या है, संज्ञा, विशेषण, अवयव या क्रिया विशेषण। देखो, थोड़ा यहां पे पानी क्या है, पानी की विशेषता है कि वह थोड़ा दे दीजिए, है ना। तो जो पानी की विशेषता बता रहा है वो क्या है, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। पक्की बात है। तो चलो अगला देखते हैं क्या है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी, किस भाषा की लिपि देवनागरी है। तो देखो, मराठी लिपि को हम क्या करते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और हिंदी भाषा तो देवनागरी में लिखी ही जाती है। पक्की बात है। चलो अगला देखते हैं क्या है कि उपसर्ग रहित शब्द का चयन करिए। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो, अधिक शब्द में क्या है, उपसर्ग रहित शब्द का चयन क्या है, अधिक शब्द है। अभिनव, अभिनव देखो, अभिरुचि, ये क्या है, इसमें नहीं लगा है अभिमान। तो क्या है, उपसर्ग रहित जो शब्द है वो अधिक शब्द है। पक्का याद कर लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, फटाफट बता दो। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, पढ़ाई और अपनापन। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, उपकार। कार में क्या जुड़ गया, उपकार जुड़ गया। उपसर्ग से क्या हो गया, यहां पे नया शब्द बन गया उपकार, है ना। नेक्स्ट क्या है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन को बनाने के लिए, गमन माने होता है जाना, तो जाने में कौन सा लगा देंगे कि वह उपसर्ग, आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो देखो, आगमन, आगमन, है ना, गमन माने जाना, आगमन माने आना, है ना, आगमन। तो जाने आने की जो क्रिया है, आगमन, गमन, आगमन। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, अवतार, आगाह, अवगाह या अवगत। तो यहां पे देखो, उपसर्ग रहित जो शब्द है वो आगाह करना है। गाह कोई शब्द नहीं होता, आगाह होता है, माने पहले से बता देना बच्चे को, है ना। तो अगला देखिए क्या है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कृदंत प्रत्यय जहां क्रिया के होने का, तो वो किससे जुड़ते हैं, देखो क्रिया से जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किससे जुड़ता है, क्रिया से जुड़ता है मेरे बच्चे, याद रखें हमेशा ही। अगला देखिए क्या है, पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है, पाठिका, है ना। पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इका प्रत्यय। देखो, ई और का लगा हुआ है, तो इका, यहां पे ई आ गया तो इका प्रत्यय लगा है, याद कर लो इसको। अगला देखो क्या है, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, प्रत्यय युक्त है, किस शब्द में प्रत्यय है। तो फटाफट बता दीजिए। देखो यहां पे क्या है, प्रत्यय लगा है मलिन, मलिन में इन प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय मलिन शब्द में, है ना। तो इन प्रत्यय लगा हुआ है, याद कर लो इसको, मलिन शब्द पूछा हुआ पिछली बार। आवा प्रत्यय में नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है, किसमें है, लिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखावा, चढ़ावा, लावा और भुलावा। तो यहां पे लावा में क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है, यहां आवा, आवा प्रत्यय नहीं है, नहीं है। चढ़ावा में आवा, दिखावा में आवा, लावा तो अपने आप में ही एक शब्द है लावा,
है ना, भुलावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन लावा में नहीं लगा है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो यहां पे पुल्लिंग शब्द देखिए पुलिंदा शब्द है। पुल्लिंग शब्द जो है, जो पुल्लिंग है, जहां से लिंग शब्द जो आता है वो जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और पुल्लिंग देखो आ जहां पे आकार वाले शब्द आते हैं वो क्या हो जाता है? पुल्लिंग के रूप में आ जाता है। तो पुलिंदा क्या है? आकारांत शब्द है। तो इसी के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन के बैच की जानकारी आपको मिल रही है। तो यहीं पर करते हैं आज के प्रश्नों का आपके साथ धन्यवाद। तो जम के पढ़ें, याद करें, तैयार करें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।